नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत कविता रोज पुगोनियास को समझने वाले हैं। हम इसका एक डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस कविता की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप जानते ही होंगे, एक बहुत ही जाने माने अमेरिकी कवि थे। उनकी खासियत ये थी कि वो गांव के जीवन को, वहाँ की सच्चाई को बहुत खूबसूरती से अपनी कविताओं में दिखाते थे और आम अमेरिकी बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ और उनकी मृत्यु 1963 में हुई। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि वो किस दौर में लिख रहे थे और उनके काम को उस समय के हिसाब से देख सकें। तो ठीक है, अब हम कविता के पहले स्टैंजा से शुरुआत करते हैं। ये स्टैंजा आप कह सकते हैं पूरी कविता के लिए एक सीन सेट करता है। ये हमें उस जगह के बारे में बताता है जहां ये पूरी कविता घट रही है। पहली दो पंक्तियां हैं अ सैचुरेटेड मेडो, सन शेप्ड एंड जूल स्मॉल। अब देखिए, सैचुरेटेड मेडो का मतलब है एक ऐसा घास का मैदान जो पानी से एकदम तर हो, पूरी तरह भीगा हुआ। और ये मैदान कैसा है? सन शेप्ड यानी सूरज की तरह गोल, और जूल स्मॉल यानी किसी कीमती पत्थर की तरह छोटा और अनमोल। अगली पंक्तियां उस मैदान के साइज को और भी अच्छे से बताती हैं। अ सर्कल स्केर्सली वाइडर दैन द ट्रीज अराउंड वर टॉल। यानी सोचिए, वो जो गोल मैदान था, उसकी चौड़ाई, उसके चारों तरफ जो पेड़ थे, उनकी ऊंचाई से बस जरा सी ही ज्यादा थी। इससे हमें एक बहुत ही छोटी, बंद और एक तरह से इंटीमेट सी जगह का एहसास होता है। आगे कभी बताते हैं वेयर विंड्स वर क्वाइट एक्सक्लूडेड, मतलब कि वो जगह पेड़ों से इतनी घिरी हुई थी कि वहां हवा भी नहीं आती थी, हवा रुकी हुई थी। और उस रुकी हुई हवा में क्या था? एंड द एयर वॉज स्टाइफलिंग स्वीट। स्टाइफलिंग स्वीट का मतलब है एक ऐसी मीठी खुशबू जो इतनी ज्यादा हो, इतनी गहरी हो कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। तो ये जो जबरदस्त मीठी महक थी, वो आ कहां से रही थी? विद द ब्रेथ ऑफ मैनी फ्लावर्स, यानी वहां खिले हुए ढेर सारे फूलों की सांस थी, उनकी खुशबू थी। और आखिर में उस जगह को कहा गया है अ टेम्पल ऑफ द हीट, यानी गर्मी का एक मंदिर। ये शब्द उस जगह को एक पवित्र, एक खास और गर्म स्थान जैसा बना देते हैं। चलिए अब दूसरे स्टैंजा पर चलते हैं। इस स्टैंजा में हम देखेंगे कि कवि और उनके साथी उस खास जगह के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, वो वहां क्या करते हैं। पंक्तियां कहती हैं, देयर वी बाउड अस इन द बर्निंग एज द सन्स राइट वर्शिप इज। उस जलती हुई धूप में वो लोग नीचे झुके, और उनका झुकना कैसा था? ऐसा मानो वो सूरज की पूजा कर रहे हों। देखिए कैसे एक साधारण से काम को भी एक पवित्र एहसास दिया गया है। अच्छा, तो वो झुके क्यों थे? टू पिक वेयर नन कुड मिस देम, 1,000 ऑर्किसेस। वो वहां हजारों की तादाद में खिले ऑर्किसेस नाम के फूलों को तोड़ने के लिए झुके थे। और ये फूल इतने ज्यादा थे, इतने घने थे कि कोई भी उन्हें देखे बिना रह ही नहीं सकता था। उन्हें मिस करना नामुमकिन था। तो ये ऑर्किसेस आखिर हैं क्या? ऑर्किसेस एक तरह के जंगली ऑर्किड के फूल होते हैं जो बहुत ही सुंदर और नाजुक माने जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, फॉर दो द ग्रास वॉज स्कैटर्ड, मतलब भले ही उस मैदान में घास बहुत ज्यादा नहीं थी, कहीं कहीं थी, येट एवरी सेकेंड स्पेयर, फिर भी घास का लगभग हर दूसरा तिनका ऐसा लग रहा था, सीम्ड टिप्ड विथ विंग्स ऑफ कलर, मानो उस तिनके की नोक पर रंगीन पंख लगे हों। ये रंगीन पंख असल में क्या है? ये उन फूलों की पंखुड़ियां हैं। ये इमेजरी इतनी जबरदस्त है कि कवि कहते हैं दैट टिंज्ड द एटमॉस्फेयर, मानो उन फूलों के रंग ने पूरी हवा को, पूरे माहौल को ही रंगीन कर दिया हो। और अब हम पहुंचते हैं कविता के आखिरी स्टैंजा पर। यहां पर कविता का जो मूड है, जो टोन है, वो एक दिल से निकली हुई प्रार्थना में बदल जाता है। पंक्तियां हैं, वी रेज्ड अ सिंपल प्रेयर बिफोर वी लेफ्ट द स्पॉट, मतलब कि उस खूबसूरत जगह से निकलने से ठीक पहले उन्होंने एक छोटी सी, एक साधारण सी प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना का पहला हिस्सा क्या था? दैट इन द जनरल मोइंग दैट प्लेस माइट बी फॉरगॉट। वो ये दुआ करते हैं कि जब खेतों में घास काटने का समय आए, जब सब जगह कटाई हो, तो लोग इस छोटी सी खास जगह को भूल जाएं या इस पर ध्यान ना दें। लेकिन फिर वो एक और विकल्प देते हैं, और इफ नॉट ऑल इज फेवर्ड, यानी अगर ऐसा ना हो पाए, अगर उस जगह को पूरी तरह से भुलाना मुमकिन ना हो, तो कम से कम ऑब्टेन सच ग्रेस ऑफ आवर्स, उसे कुछ घंटों की, कुछ पलों की ऐसी कृपा तो मिले कि दैट नन शुड मो द ग्रास देयर व्हाइल सो कंफ्यूज्ड विद फ्लावर्स, कि कोई भी इंसान वहां घास तब तक ना काटे जब तक वो फूलों से इस कदर भरी हुई है, इस कदर उलझी हुई है। वो बस ये चाहते हैं कि जब तक फूल खिले हैं, उस जगह को बख्श दिया जाए।
तो दोस्तों, हमने कविता को लाइन बाय लाइन समझ लिया। अब चलिए इस पूरी कविता के जो मुख्य विचार हैं, जो इसका संदेश है, उसे एक साथ समेटते हैं। इस कविता में हमें कई गहरे थीम्स देखने को मिलते हैं। पहला है द ब्यूटी ऑफ अनटच्ड नेचर, यानी कुदरत की वो सुंदरता जिसे इंसान ने छुआ ना हो। दूसरा, ह्यूमैनिटीज रोल एज एन ऑब्जर्वर, मतलब इंसान का काम प्रकृति को देखना और उसकी सराहना करना है, ना कि उसे तबाह करना। तीसरा, द फ्रेजिलिटी ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये सुंदरता कितनी नाजुक है जिसे एक घास काटने वाली मशीन पल भर में खत्म कर सकती है। और आखिर में अ प्ली फॉर प्रिजर्वेशन, ये पूरी कविता प्रकृति को बचाने की एक गुहार है, एक प्रार्थना है। अगर एक लाइन में कहें तो इस कविता का जो दिल है, जो इसका कोर मैसेज है, वो यही है। ये इंसानी दखल से छोटी, जंगली और खूबसूरत जगहों को बचाने के लिए की गई एक प्रार्थना है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के छोटे छोटे कोनों में भी कितनी ज्यादा सुंदरता और कितना महत्व छिपा होता है। और अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, आपकी जिंदगी में आपके आसपास ऐसी कौन सी छोटी खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें बचाने के लिए, जिनके संरक्षण के लिए एक प्रार्थना की जानी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।